शुभ संध्या मित्रों। मैं विपेश तिवारी आप सभी का सौर्य एकेडमी प्रयागराज में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपने आगामी परीक्षा की तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से भी कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए संविधान के लेक्चर में आज आप लोगों से महत्वपूर्ण टॉपिक चर्चा करने वाले हैं, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। ओके, तो इस पर चर्चा कर लेंगे। फिर एक बार एकात्मक एवं संघात्मक शासन व्यवस्था में चर्चा कर लेंगे। फिर उसके तत्पश्चात संविधान संशोधन पर चर्चा कर लेंगे। फिर उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज, फिर डायरेक्ट मैं आपके कार्यपालिका में एंट्री करूंगा, फिर विधायिका में एंट्री करूंगा, न्यायपालिका में एंट्री करूंगा और टॉपिक इसी पर एंड कर दूंगा। राइट, तो चलिए आज हम आप लोगों से जो चर्चा करने वाले हैं, अगर देखा जाए तो कार्यपालिका और विधायिका, इन दोनों के अगर संबंध को देखा जाए तो उस संबंध के आधार पर दो शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। उसमें एक आपको संसदात्मक शासन व्यवस्था और एक आपको अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, संसदात्मक शासन व्यवस्था और एक अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। तो ये जो आपको संबंध दिख रहे हैं, ये आपके संबंध कार्यपालिका और विधायिका, इन दोनों के संबंध के आधार पर ही देखने को मिल रहे हैं। जैसे सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो कार्यपालिका और विधायिका की जो संबंध है, उस संबंध के आधार पर एक संसदीय शासन व्यवस्था निकल कर आती है, एक आपका अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था निकल कर आती है। अब ये जो संसदीय शासन व्यवस्था है, यह भारत में देखने को मिलता है, ब्रिटेन में, जापान में और कनाडा ईटीसी आदि कंट्री में देखने को मिलता है। लेकिन ये जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, यह अमेरिका, आपके श्रीलंका में भी आपके क्या है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था देखने को मिलते हैं। बाकी ब्राजील में भी आपको अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था देखने को मिलते हैं। राइट, तो ये सब इंफॉर्मेशन नोट कर लीजिए। अभी हम आते हैं जो कार्यपालिका और विधायिका के संबंध में अभी हम एंट्री करेंगे, लेकिन कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है उन चीजों को हमें क्या करना है, जान लेना है। अगर देखा जाए तो भारत में जो संसदीय शासन व्यवस्था है, भारत में जो संसदीय शासन व्यवस्था है, ठीक, ये जो संसदीय शासन व्यवस्था है, संसदात्मक शासन व्यवस्था, यह सेंट्रल और स्टेट, केंद्र और राज्य, इन दोनों ही स्तर में संसदात्मक शासन व्यवस्था को हमने अपनाया है। दोनों ही जगह हमने किस व्यवस्था को अपनाया है, संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है। जो सेंट्रल में आपको संसदीय शासन व्यवस्था का जो रूप दिखाई देता है, वो आर्टिकल 74 और 75 में आप देख सकते हैं। आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75। लेकिन राज्य में जो संसदात्मक शासन व्यवस्था है, वह आर्टिकल 163 और 164।
तो इन सब से यह पता चल रहा है कि हमने जो है सेंट्रल और स्टेट दोनों ही जगह किस व्यवस्था को अपनाया है, संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है। अब ये जो संसदीय शासन व्यवस्था है इसको हम कई अन्य नाम से भी जानते हैं। संसदात्मक शासन व्यवस्था को हम कुछ अन्य नाम से भी जानते हैं। ये जो आप संसदात्मक शासन व्यवस्था देख रहे हैं इसको हम कुछ अन्य नामों से भी जानते हैं। जैसे इसको कैबिनेट की सरकार भी कहते हैं, कैबिनेट की सरकार। इसको उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? उत्तरदायी सरकार। एक चीज और कहा जाता है, इसको सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप भी कहा जाता है। सरकार का वेस्टमिंस्टर रूप भी संसदीय शासन व्यवस्था को कहा जाता है। आखिरकार इसको कैबिनेट व्यवस्था क्यों कहते हैं? तो इसलिए कहते हैं कि जो पावर है, जो शक्ति है, उस पावर का जो केंद्र बिंदु होता है संसदीय शासन व्यवस्था में, जो केंद्र बिंदु है वह आपका कैबिनेट होता है। ठीक है, इस कारण इसको क्या कहा जाता है? कैबिनेट की सरकार कहा जाता है। उत्तरदायी क्यों कहा जाता है? तो उत्तरदायी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो कैबिनेट है, कैबिनेट आपकी क्या है? वास्तविक कार्यकारिणी है, और यह कैबिनेट जो होता है वह संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, उत्तरदायी होता है, इस कारण इसको उत्तरदायी सरकार कहते हैं। और सरकार का वेस्टमिंस्टर रूप इसलिए संसदीय शासन व्यवस्था को कहा जाता है क्योंकि संसदात्मक शासन व्यवस्था ब्रिटेन से प्रादुर्भाव हुआ, इस कारण इसको सरकार का वेस्टमिंस्टर रूप कहा जाता है। ये सब आपको चीजें जानना था। अब हम आते हैं संसदीय सरकार के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। संसदात्मक जो शासन व्यवस्था होती है उसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं में, संसदात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता, यह दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में आपको प्रश्न मिलते हुए दिखाई देते हैं और आपको जानना भी अत्यंत आवश्यक है। और इस टॉपिक को आप जब समझ जाएंगे तो आगे आपको कई परेशानी जो है वह खत्म हो जाएगी। ठीक है, आपके सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग, एक आपका कार्यपालिका, एक आपका विधायिका लेजिस्लेचर, एक आपका जुडिशरी। तो संसदीय शासन व्यवस्था में जो आपका कार्यपालिका है उसके 2 प्रधान होते हैं। फर्स्ट क्या है? कार्यपालिका के 2 प्रधान, एक नाम मात्र का और एक वास्तविक। वास्तविक जो प्रधान है वह कौन है? तो वास्तविक प्रधान आपका पीएम होता है। कौन? पीएम। लेकिन नाम मात्र का जो प्रधान है वह आपका राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। तो ये जो है आपका राष्ट्रपति, नाम मात्र प्रधान कौन? राष्ट्रपति। तो अर्थात कि कार्यपालिका के 2 प्रधान आपको संसदीय शासन व्यवस्था में देखने को मिलता है। अब ये जो कार्यपालिक शक्ति है, इस संघ की कार्यपालिक शक्ति किसमें निहित होती है? यह शक्ति आपको राष्ट्रपति में
निहित होती है। संघ की कार्यपालिक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। यह आपका आर्टिकल 53 का सब क्लॉज 1 कहता है। लेकिन आर्टिकल 74 का सब क्लॉज 1 मतलब कि आर्टिकल 74 में यह उल्लेख मिलता है कि जो राष्ट्रपति है यह किसके परामर्श से कार्य करेगा, तो यह मंत्रिपरिषद, पीएम के नेतृत्व में जो मंत्रिपरिषद है वह उसके परामर्श से कार्य करेगा, और जो भी वह परामर्श देगा उस परामर्श को राष्ट्रपति को मानने के लिए बाध्य है। अब जब बाध्य है तो इस कारण यह नाम मात्र का प्रधान है, और यह सिद्ध हो गया कि वास्तविक प्रधान पीएम और उसके नेतृत्व में मंत्रिपरिषद होता है। किसी को कोई समस्या? दूसरी जो विशेषताएं इसमें निकल कर आती है, आगे चलते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था में दूसरी जो विशेषताएं हैं वह विशेषताएं फिर से मैं आपको सरकार के 3 अंग, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, ज्यूडिशरी। अब हम दूसरी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तो दूसरी विशेषताओं में आपका जो विधायिका है वह द्विसदनात्मक है। 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। इसको निम्न सदन कहते हैं, और राज्यसभा जो है वह उच्च सदन होता है। लोकसभा जो है यह जनता का सदन होता है। जनता अपने प्रतिनिधि को, जैसे ये आपके भूभाग, जनसंख्या के आधार पर भूभाग को बांट दिया गया विभिन्न लोकसभा क्षेत्र में, और ये आपका पार्लियामेंट है, ठीक, लोकसभा। अब हर लोकसभा क्षेत्र से जनता अपने प्रतिनिधि को कहां भेज रही है? हर एक लोकसभा क्षेत्र से जनता अपने प्रतिनिधि को लोकसभा में भेज दिया। अब यहां पर जो बहुमत प्राप्त करा रहेगा उस बहुमत का शासन होगा। तो संसदीय शासन व्यवस्था में बहुमत प्राप्त दल का शासन होता है। दूसरी विशेषता क्या? बहुमत प्राप्त दल का शासन होता है। दल का शासन होता है, राइट। अर्थात कि जनता जो है जिनको अपने प्रतिनिधि को भेजा है सदन में, ठीक है, तो इस सदन में भेजा है, तो जो भी बहुमत दल का नेता होगा वह अपना सरकार बनाएगा और वह शासन को संचालित करेगा। गठबंधन होता है वह 2 प्रकार का होता है, ठीक है। गठबंधन आपका 2 प्रकार का होता है। अब ये जो गठबंधन है वह 2 प्रकार का होता है। एक गठबंधन वह होता है जहां पर हम चुनाव से पहले ही गठबंधन कर ले, चुनाव से पूर्व, जैसे आपके एनडीए हुए, यूपीए हुए। ये क्या है? गठबंधन से पूर्व ही, मतलब कि चुनाव से पहले ही इन्होंने गठबंधन कर लिया कि हम तमाम कुछ क्षेत्रीय पार्टी से मिलकर, जैसे बीजेपी तमाम क्षेत्रीय पार्टी को मिलकर क्या बनाया? एक एनडीए बनाया। ऐसे ही कांग्रेस ने तमाम क्षेत्रीय पार्टी को मिलाकर एक यूपीए बनाया। तो ये आपका चुनाव से पहले ही है। एक गठबंधन होता है जो चुनाव के बाद होता है, चुनाव के बाद होता है। अब मान लो कि जनता ने अपने प्रतिनिधि को सदन में भेजा। अब क्या हुआ? अलग अलग लोकसभा क्षेत्र से प्रतिनिधि गए। पता चला कि 3-4 राजनीतिक दल वाले थे, उन्होंने चुनाव लड़ा,
लेकिन किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाई। तो उसमें क्या होगा कि जिनकी जिन राजनीतिक दलों का कुछ समान विचारधारा होगी, जिन राजनीतिक दल का कुछ समान विचारधारा होगी, जैसे आपके यहाँ बीजेपी और बसपा एक बार गठबंधन करते दिखाई दी, तो इनकी समान विचारधारा लगा, तो यह गठबंधन किए। जैसे आपके सपा ने कांग्रेस से गठबंधन किया, अभी आपको पिछले चुनाव में सपा और बसपा और कांग्रेस तीनों मिलकर, तो मतलब कि जिनकी विचारधारा समान है, तो वो समान विचारधारा वाले अगर दिखे लोग, तो वो गठबंधन कर लेते हैं। लेकिन जो आपसे मैंने ये बताया कि एक चुनाव से पहले, एक चुनाव के बाद, तो वो एक चुनाव से पहले में भी एक समान राजनीतिक विचारधारा के लोगों को शामिल करेंगे और चुनाव के बाद भी देखेंगे कि समान विचारधारा के लोगों। लेकिन यहां समझना यह है कि चुनाव के बाद मान लो कि बीजेपी है, अब बीजेपी जो है वह स्पष्ट बहुमत में नहीं प्राप्त कर पाई, उसको 30 सीट और मिल जाता तो वह स्पष्ट बहुमत में आ जाता। अब वो 30 सीट के लिए किसी को देखेगा कि हो सकता है कि कुछ समान विचारधारा के लोग मिल जाए। लेकिन ये जो चुनाव के बाद गठबंधन है, इसमें आपको सीएमपी अर्थात कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत यहां पर गठबंधन होता दिखाई देगा। मतलब कि यहां पर अगर कोई आपको 50 सीट का समर्थन देगा, तो कुछ उसकी न्यूनतम मुद्दे होंगे, उन मुद्दों में अगर सहमति होगी तभी जाकर वह आपको समर्थन देगा, तभी जाकर आप शासन में जाएंगे। तो मतलब कि जो बहुमत प्राप्त दल का शासन है, इस बहुमत प्राप्त दल के शासन में एक तो स्पष्ट बहुमत में आ जाए तो ठीक है, बहुत अच्छा। एक ये हुआ गठबंधन के द्वारा भी स्पष्ट बहुमत मिलेगा। एक तो चुनाव से पहले गठबंधन हुआ, सब लोग मिलकर लड़े, चुनाव जीत गए, स्पष्ट बहुमत में आ गए, चलो ठीक है। एक चुनाव के बाद मान लो कि आपको पूर्णतः रूप से सीट नहीं मिल पाई, 50 सीट कमी है, तो आपने अपने समान विचारधारा के राजनीतिक पार्टी से कुछ न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत उससे क्या किए, आपने उससे सहमति की और फिर बहुमत का सरकार बनाए। किसी को कोई दिक्कत, प्लीज आप लोग लाइक शेयर जरूर करिए। आपको मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी समस्या नहीं होगी, बस ध्यान से चीजों को देखिए और समझिए। एक आपको सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत संसदीय शासन व्यवस्था में देखने को मिलता है। कौन सा? सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। ठीक, आप लोग देखते होंगे जो आर्टिकल 75 का सब क्लॉज 3 है, ठीक है। आर्टिकल 75 का सब क्लॉज 3 जो है, मंत्रिपरिषद जो होती है वह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अब ये जो मंत्रिपरिषद है वह किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। अब मंत्रिमंडल की यह संवैधानिक बाध्यता है कि सदन से विश्वास जो मत है वह बनाए रखे। अब मान लो कि सदन में आपका विश्वास मत खत्म हो गया, तो भैया शीघ्र ही आप पद त्याग कर दीजिए। मतलब कि जैसे फिर से आप लोग, ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के आपके 3, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। अब आपको यहां पर जो लोकसभा है और राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा,
अब लोकसभा में जो मंत्रिपरिषद है किसके प्रति, आपका जो एग्जीक्यूटिव के दो प्रधान है, आपका जो पीएम और उसके नेतृत्व में जो मंत्रिपरिषद है, वह मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। अब मान लो कि मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा से विश्वास मत को खो दिया है, तो अब विश्वास मत खो दिए हैं तो आप आसानी से पद त्याग कर दीजिए। और ये जो यह सामूहिक उत्तरदायित्व तो लोकसभा के प्रति है, यह जो सामूहिक उत्तरदायित्व है यह लोकसभा के प्रति दिखाई देता है। अगर मंत्री राज्यसभा से है, अगर मंत्री राज्यसभा से है तो भी उसको पद त्याग करना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ क्या प्रावधान है कि कोई भी मंत्री या पीएम बनने के लिए आप लोकसभा का सदस्य हो चाहे राज्यसभा का सदस्य हो, आप आसानी से बन सकते हैं, लेकिन 6 महीने के अंतराल में आपको किसी न किसी सदन की सदस्यता लेनी ही पड़ेगी। तो ये दोस्तों आपका सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। अब जैसे लोकसभा आपका अविश्वास प्रस्ताव पारित करके वह मंत्रिपरिषद को हटा भी सकती है, अर्थात कि लोकसभा क्या करेगी, अविश्वास प्रस्ताव पारित करेगी कि आप विश्वास मत को खो दिए हैं और पारित की, और फिर उसके बाद मंत्रिपरिषद को हटा भी सकती है। तो ये चीजें चलिए। अब दोस्तों एक आपको संसदात्मक शासन व्यवस्था में राजनीतिक एकरूपता, राजनीतिक एकरूपता यह भी संसदात्मक शासन व्यवस्था का विशेषताओं में एक है। तो दोस्तों ये राजनीतिक एकरूपता कैसे दिखाई देती है, तो ऐसे दिखाई देती है, गवर्नमेंट सरकार के 3 अंग, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, ठीक है, और ज्यूडिशरी। अब दोस्तों जो आपके लोकसभा के बहुमत दल का नेता आपका वास्तविक प्रधान पीएम बना। अब पीएम जो है वह अब लोकसभा के बहुमत दल का नेता, तो जो बहुमत दल का नेता हो रहा है लोकसभा में वह एक ही राजनीतिक पार्टी से हो सकता है कि नहीं, एक राजनीतिक पार्टी से होगा। जैसे मान लो बीजेपी, अभी जैसे बीजेपी का वर्तमान में सरकार बनी, तो अब उस बीजेपी के ही सभी मंत्रिपरिषद होंगे, मंत्रिपरिषद जो होंगे वह बीजेपी के ही होंगे। तो अब ये जो लोग हैं, यह मंत्रिपरिषद में जितने लोग हैं यह समान राजनीतिक विचारधारा के हुए कि नहीं, समान राजनीतिक विचारधारा के हुए। तो समान राजनीतिक विचारधारा के कैसे हुए, क्योंकि एक पार्टी का ही, क्योंकि बीजेपी एक ही पार्टी का क्या बन रहा है, सत्ता बन रही है। तो इसमें जितने भी मंत्रिपरिषद होंगे वह बीजेपी की जो थॉट है उसी थॉट के अनुसार वो कार्य करेंगे। तो समान राजनीतिक विचारधारा देखने को मिली। अब यह चीज गठबंधन में नहीं देखने को मिलेगा, गठबंधन में नहीं देखने को मिलेगा। अब जैसे गठबंधन में आपको मैंने बताया कि चुनाव से पहले का एक गठबंधन, एक चुनाव के बाद का गठबंधन। तो चुनाव के पहले वाले में तो चलो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहां पर पहले से ही कई चीजों में सहमति हो गई है चुनाव से पूर्व। लेकिन चुनाव के बाद वाला जो गठबंधन है यहां पर समान राजनीतिक विचारधारा नहीं देखने को मिलेगी। अब मान लो कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, उसको 50 सीट और प्राप्त करना है तभी वह पूर्ण बहुमत में आएगा, तो वह किसी दूसरे राजनीतिक पार्टी से क्या करेगा, वही न्यूनतम साझा कार्यक्रम सीएमपी, अर्थात कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, कुछ मुद्दों पर आपस में सहमति होगी, मतलब कि आप इन मुद्दों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, हम इन मुद्दों पर ध्यान देंगे। तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत यहां पर क्या हुआ, एक गठबंधन हुआ। अब यहां पर समान राजनीतिक विचारधारा नहीं होगी। अब यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो मंत्री है वह सर्वसम्मति के लिए बाध्य होगा, सभी के हितों को ध्यान में रखना पड़ेगा उसको,
ताकि कोई दिक्कत ना होने पाए। नहीं तो लोग क्या होंगे, विवाद हो जाएगा और लोग अपने जो दूसरा राजनीतिक दल का व्यक्ति है वो अपने बहुमत को पीछे ले लेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी थी। अब दोस्तों, दोहरी सदस्यता, आपके दोहरी सदस्यता, संसदीय शासन व्यवस्था में दोहरी सदस्यता भी देखने को मिलता है। तो दोहरी सदस्यता कैसे, तो वही आपके गवर्नमेंट सरकार के 3 अंग, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। अब दोस्तों आपको मैंने बताया सदन 2 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। राज्यसभा राज्यों को प्रतिनिधित्व करता है, राज्यों का सदन है, लेकिन लोकसभा जनता का सदन है। अब जनता ने अलग अलग क्षेत्रों से उसने क्या काम किया, सभी को लोकसभा में भेजा। अब आपके बहुमत दल का नेता जो है वह पीएम बना। बहुमत दल का नेता कौन बना, पीएम। अब वो कहां पे है, कार्यपालिका में बैठा है, ठीक है, वास्तविक प्रधान के रूप में। और फिर पीएम एक लिस्ट तैयार करेगा। अब पीएम जो लोकसभा के बहुमत दल का नेता होगा, राष्ट्रपति उसको पीएम के लिए आमंत्रित करेगा सरकार बनाने के लिए। और फिर पीएम जो है मंत्रिपरिषद की पूरी एक लिस्ट तैयार करेगा और बोलेगा कि राष्ट्रपति साहब इसको आप अपने इसको मंत्रिमंडल में शामिल कर लीजिए। तो राष्ट्रपति उनको शामिल करता है। अब दोस्तों यहां पर यह देखने को मिला कि एक तो मंत्री आपका लोकसभा अर्थात कि विधायिका का भी सदस्य है, कहां, विधायिका का भी सदस्य है और कार्यपालिका का भी सदस्य है। तो मंत्री जो है वह आपका विधायिका का भी सदस्य है और कार्यपालिका का भी सदस्य है, ठीक। अच्छा, इसी कारण कहा जाता है कि कार्यपालिका के सदस्य विधायिका को होते हैं और विधायिका के सदस्य कार्यपालिका को होते हैं, और कार्यपालिका और विधायिका में बहुत घनिष्ठ संबंध देखने को मिलता है। फिर उसके बाद दोस्तों इसमें पीएम का नेतृत्व, पीएम का जो अगली विशेषता है पीएम का नेतृत्व। तो आज वर्तमान स्वरूप में जो पीएम है और उसके मंत्रियों का जो शक्ति है, जो वर्चस्व है, वह बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रहा है। तो पीएम की शक्ति और स्थिति अब कैबिनेट में बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसी कारण आज के समय में संसदात्मक शासन व्यवस्था को एक और नए नाम से जाना जाता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था को प्रधानमंत्री पीएम शासित सरकार, पीएम शासित सरकार। वर्तमान में अगर देखा जाए तो जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी की ताकत जो बढ़ी, तो कहीं ना कहीं वह पीएम शासित सरकार को ही दर्शाता है, ठीक है। अब दोस्तों एक और विशेषता है, निचले सदन का विघटन होता है, ठीक है। अब ये जो निचला सदन है लोकसभा, इसका क्या होता है, विघटन होता है। क्या होता है, विघटन होता है। तो जो अब कैसे विघटन होगा, तो पीएम सिफारिश करेगा राष्ट्रपति से कि राष्ट्रपति जी लोकसभा का आप क्या करिए, विघटन कर दीजिए। तो राष्ट्रपति विघटन कर देंगे। अर्थात कि यहां पर यह कहने का मतलब कि चुनाव से पहले ही, चुनाव का एक डेट नहीं है, चुनाव के पहले ही, अगर चुनाव के पहले ही अगर पीएम ने कहा, अभी मंत्रिपरिषद का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है और पीएम ने कहा कि राष्ट्रपति महोदय जी आप लोकसभा का विघटन कर दीजिए, तो राष्ट्रपति जी जो है लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। और संसदीय शासन व्यवस्था में एक और विशेषता है, ये जो मंत्री हैं ये अपने पद के लिए गोपनीयता की शपथ भी लेते हैं, ठीक है, गोपनीयता का शपथ भी लेते हैं।
तो ये दोस्तों आपके संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं हैं। अब इसके कुछ संसदीय शासन व्यवस्था के गुण होते हैं, थोड़ा बहुत गुण को देख लिया जाए, क्योंकि गुण बहुत मीठा होता है। तो क्वालिटी, कुछ क्वालिटी को जाना जाए कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके क्वालिटी क्या है। तो कार्यपालिका और विधायिका में क्या है, सामंजस्य बहुत अच्छा है। अब जब सामंजस्य होगा तो गतिरोध की स्थिति पैदा नहीं होगी। जब गतिरोध की स्थिति पैदा नहीं होगी तो बहुत अच्छी चीज है। तो ये संसदात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं हैं कि कार्यपालिका और विधायिका में बहुत घनिष्ठ संबंध होता है, और कार्यपालिका विधायिका के बहुमत से के समर्थन से ही निर्मित होती है। ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेचर, इसमें क्या है, घनिष्ठ संबंध है। अब जब घनिष्ठ संबंध है तो गतिरोध की स्थिति खत्म है, गतिरोध पैदा नहीं होगा। राइट, गतिरोध की स्थिति क्या है, पैदा ही नहीं होगा। और कार्यपालिका जो है वह विधायिका के बहुमत के समर्थन से निर्मित हो रहा है। ठीक है, अर्थात कि ये जो कार्यपालिका है, अगर लोकसभा में बहुमत दल का नेता नहीं होगा तो कार्यपालिका का निर्माण नहीं होगा। राइट, तो पीएम और उसके जो मंत्रिपरिषद है उनका निर्माण, मतलब कि पीएम और मंत्रिपरिषद का निर्माण विधायिका से हो रहा है। राइट, तो कार्यपालिका विधायिका के बहुमत से के समर्थन से ही निर्मित होता है, ये आप लोग याद रखना। और दोस्तों मंत्रिपरिषद का निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि कार्यपालिका विधायिका के बहुमत का अगर समर्थन खो दी, ठीक है, कार्यपालिका किसका, अब जो इसे मान लीजिए कि यहां पर पीएम और मंत्रिपरिषद है, ठीक, परिषद है, और उसने क्या काम किया, अगर एक बार इन्होंने इलेक्शन जीत गए और सदन में पहुंचे तो 5 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल हो गया। लेकिन ये 5 वर्ष से पहले भी हट सकते हैं। कैसे, यदि आप लोकसभा, ये राज्यसभा है, लोकसभा से आप अपने बहुमत को क्या कर दिए हैं, खो दिए हैं, बहुमत खो चुके हैं। अब जब बहुमत आप खो चुके हैं तो आपका क्या हुआ, 5 वर्ष से पहले ही आप क्या हो गए, खत्म हो गए। तो ये चीज कि मतलब कि निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, इनका निश्चित कार्यकाल नहीं है। आप तभी तक बने हैं जब तक आपके लोकसभा में बहुमत है, अन्यथा नहीं, निश्चित कार्यकाल नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका इसकी क्वालिटी है। उत्तरदायी सरकार, आपको हमने बहुत अच्छे से बताया कि मंत्री अपने मूल जो कार्य है उसके वह संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और यहां पर वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था होती है। वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था का मतलब कि मान लो कि बहुमत खो दिया, बहुमत खो चुका, तो राष्ट्रपति जो है वह विपक्ष दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगा। वैकल्पिक एक व्यवस्था हुई ना कि अब मान लो कि ये पीएम और उनकी मंत्रिपरिषद वाली सरकार बहुमत खो चुकी है। ठीक है, अब बहुमत खो चुकी तो राष्ट्रपति विपक्ष दल जो है उस विपक्ष दल को क्या करेगा, आमंत्रित करेगा कि आप आइए सरकार बनाइए, अगर आपके पास बहुमत होगी आप सरकार बनाएंगे। तो वैकल्पिक व्यवस्थाएं संसदीय शासन व्यवस्था में मौजूद होता है। यहां तक कोई दिक्कत, तो संसदात्मक शासन व्यवस्था के कुछ ये महत्वपूर्ण क्वालिटी है। अब एक होता है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। अब आपका होता है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। अब इसमें भी गवर्नमेंट के 3 पार्ट, हम अमेरिका को ले रहे हैं उदाहरण के तौर पर। अब इसमें भी एक एग्जीक्यूटिव, यहां पर लेजिस्लेचर को कांग्रेस कहा जाता है,
ये कांग्रेस हाथ के पंजा वाला नहीं, वहां पर कांग्रेस विधायिका को कहा जाता है, और आपका ज्यूडिशरी। यहां पर भी दो सदन होते हैं, एक सीनेट जो कि उच्च सदन है, और एक प्रतिनिधि सभा। जैसे भारत में लोकसभा वैसे अमेरिका में प्रतिनिधि सभा, जैसे भारत में राज्यसभा वैसे अमेरिका में सीनेट। तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में एक विशेषता यह है कि कार्यपालिका का एक प्रधान होता है, वह कौन है? राष्ट्रपति। वह वास्तविक प्रधान होता है, ठीक है। जो कार्यपालिका का प्रधान है वह एक प्रधान है, और ये जो राष्ट्रपति है यह राज्य का भी मुखिया है और सरकार का भी मुखिया है। राज्य और सरकार दोनों का मुखिया है। ये राष्ट्रपति राज्य का भी मुखिया है और सरकार का भी मुखिया है। राज्य के मुखिया होने के नाते इसको राजकीय स्थिति प्राप्त है, और सरकार का मुखिया होने के कारण कार्यकारी जो अंग है उसका वह नेतृत्व करता होता है। तो दोस्तों, कार्यपालिका का अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में एक प्रधान होता है, लेकिन संसदात्मक शासन व्यवस्था में दो प्रधान होता है, एक नाम मात्र का, एक वास्तविक। अब ये जो राष्ट्रपति है इसका निश्चित कार्यकाल होता है, इसका कार्यकाल निश्चित होता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में मैंने क्या बताया? अनिश्चित कार्यकाल होता है। मतलब कि जब तक आपको लोकसभा का बहुमत प्राप्त है पीएम और उनके मंत्रिपरिषद की, तब तक आप क्या है? सरकार बनाए रखिए। लेकिन जैसे ही आपने बहुमत खो दिया, आपका सरकार गिर जाएगी। तो आपका अनिश्चित कार्यकाल हुआ, लेकिन यहां पर निश्चित कार्यकाल है। मतलब कि आप अगर 4 वर्ष के लिए, अब ये जो राष्ट्रपति का कार्यकाल यहां पर 4 वर्ष का होता है। अब आप एक बार 4 वर्ष के लिए चुन लिए गए हैं, तो अब आपको कोई टस से मस नहीं कर सकता है। लेकिन बस राष्ट्रपति जो है वह बिल्कुल संवैधानिक हो। अगर कहीं पर संविधान का आरोप लगा, संविधान के उल्लंघन का, संवैधानिक है तो कोई दिक्कत नहीं, निश्चित कार्यकाल है। लेकिन अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार के संवैधानिक आरोप लगा, तो यहां पर जो आपका कांग्रेस है वह महाभियोग प्रस्ताव के माध्यम से क्या करेगा? आपको पदच्युत कर देगा। महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है। लेकिन यह महाभियोग प्रक्रिया एक कठिन प्रक्रिया है, यह आसान प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं है कि यह एक सरल प्रक्रिया है, बहुत कठिन प्रक्रिया है। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर 2 बार आया लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था उसमें कार्यपालिका का एक प्रधान होता है, वो कौन है? वह आपका राष्ट्रपति है, वही सर्वे सर्वा होता है, वही सब कुछ होता है। अब राष्ट्रपति कैबिनेट, राष्ट्रपति के पास भी एक मंत्रिपरिषद होती है जिसको हम एक किचन कैबिनेट के रूप में जानते हैं। अब ये राष्ट्रपति एक किचन कैबिनेट रखता है। अभी संसदात्मक शासन व्यवस्था में आपने क्या देखा कि वह जो है मंत्रिपरिषद जो होता था वह लोकसभा या राज्यसभा किसी सदन का सदस्य होता था, मंत्रिपरिषद। लेकिन यहां पर जो मंत्री होगा उसका विधायिका से कोई लेना देना नहीं, उसका विधायिका से कोई लेना देना ही नहीं, कांग्रेस से उसका कोई लेना देना ही नहीं है। जो मंत्री है उसका विधायिका से कोई लेना देना ही नहीं है कि उसका कोई लेना देना है। तो मंत्री का विधायिका से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जो संसदात्मक शासन व्यवस्था में आपने देखा कि जो आपका पीएम और मंत्रिपरिषद है वह लोकसभा या राज्यसभा किसी न किसी सदन का सदस्य है। अब यहां पर राष्ट्रपति जिन मंत्रियों का चयन कर रहा है वो बड़े बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, जो वह अपने मंत्रिमंडल में उनको शामिल कर रहा है जो विशेषज्ञ हैं। कोई रक्षा मंत्रालय, कोई मान लीजिए कमांडेंट है तो उसको रक्षा मंत्रालय का दे रहा है, कोई बहुत अच्छा घरेलू कार्य में बहुत अच्छा कार्य किया उसको गृह मंत्रालय दे रहा है। तो मतलब कि राष्ट्रपति जिन मंत्रियों का चयन कर रहा है अपनी सहायता के लिए, ये एक परामर्शदात्री इकाई है, यह सिर्फ परामर्शदात्री इकाई है और वह अपनी सहायता के लिए इनका चुनाव कर रहा है। वह जब चाहे तब इनकी नियुक्ति करता है, जब चाहे इनको हटा भी सकता है।
तो यहाँ पर मंत्री जो है वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है कि संसद के प्रति उत्तरदायी है। यहां पर सिर्फ राष्ट्रपति अपने विवेक से अपने लिए वह इन मंत्रिमंडल का क्या की है, चयन की है। तो इसका मतलब कार्यपालिका और विधायिका में किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होता है। अध्यक्षात्मक में कार्यपालिका और विधायिका में कोई संबंध नहीं, न कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के हैं अर्थात कि कांग्रेस, न ही कांग्रेस के सदस्य आपके कार्यपालिका के हैं। मान लो कि राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद में कांग्रेस से सीनेट या प्रतिनिधि सभा से कोई सदस्य को शामिल करना चाहता है, तो उसको सीनेट या प्रतिनिधि सभा के उस सभा की सदस्यता त्याग करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप उस कैबिनेट के सदस्य हो सकते हैं। लेकिन हमारे यहां सदस्यता त्याग नहीं, लोकसभा राज्यसभा आप किसी सदन के सदस्य हैं, आप तो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। तो ये आपको डिबेट पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया कि यहां पर मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति किसी भी प्रकार का उत्तरदायी नहीं है। और राष्ट्रपति जो कांग्रेस का निचला सदन है, ये राष्ट्रपति कांग्रेस का निचला सदन कौन है, प्रतिनिधि सभा, इसका विघटन नहीं कर सकती है, विघटन नहीं कर सकती है। लेकिन संसदात्मक में आपने क्या देखा, राष्ट्रपति जो है वह आपके लोकसभा का विघटन कर सकती है। अगर प्रधानमंत्री चाहते हैं चुनाव से पहले भी कि नहीं इसका विघटन किया जाए, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल पूरा भी नहीं है, तो विघटन हो जाता है। लेकिन अब यहां पर राष्ट्रपति जो है वह निचले सदन का विघटन बिल्कुल भी नहीं कर सकती। यह अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण विशेषता है। और यहां पर शक्तियों का पृथक्करण पाया जाता है। कार्यपालिका का अपना कार्य है, कांग्रेस का अपना कार्य है, जुडिशरी का अपना कार्य, और नियंत्रण तथा संतुलन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो ये पूरा आपका संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की जो भी विशेषताएं थी आप लोगों से चर्चा किया। अब हम अपने अगले लेक्चर में आपको एकात्मक एवं संघात्मक शासन व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। प्लीज आप सभी लोग खूब ढेर सारा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और फिर हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।